डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं शैवेंद्र कुमार व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर। आज के हमारे टॉपिक हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। तो सबसे पहले देखिएगा वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल के पास में जो वित्तीय शक्तियां होती हैं उनमें पहली शक्ति है कि राज्यपाल महोदय विधानमंडल के समक्ष बजट, जिसे संविधान के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है, इसे विधानसभा या जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है वहाँ दोनों सदनों के समक्ष इसे रखवाता है। कहने का तात्पर्य है कि राज्यपाल के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य की विधानसभा या विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहा जाता है, को रखा जाए। तो इस प्रकार से राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट को रखवाते हैं। दूसरी शक्ति है धन विधेयक के संदर्भ में। कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि धन विधेयक है, ये राज्यपाल महोदय की पूर्व सहमति के बाद ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए पूर्व सहमति है वो राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। तीसरी शक्ति आती है कि राज्यपाल किसी अचानक उत्पन्न हुए खर्च का प्रबंध करने के लिए राज्य की आकस्मिकता जो निधि है उससे अग्रिम धनराशि लेकर खर्च कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि राज्य की जो आकस्मिकता निधि है उस आकस्मिकता निधि से राज्यपाल महोदय अग्रिम धनराशि है वो ले सकते हैं। इसके बाद में आता है राज्य वित्त आयोग का गठन। राज्यपाल महोदय प्रत्येक 5 वर्ष बाद अपने राज्य की पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं। यानी राज्य वित्त आयोग है उसका गठन राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाता है और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किया जाता है। और इसका कार्य होता है पंचायती संस्थाओं और नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए सुझाव देने का कार्य इस आयोग का है। इसके बाद में अगली जो शक्ति है वह है कि राज्यपाल महोदय राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट और नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से राज्यपाल महोदय की ये वित्तीय शक्तियां हैं। अब देखिएगा राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को कुछ दंडों और दंडादेशों को क्षमा, निलंबित या परिवर्तित करने की शक्ति दी गई है। राज्यपाल महोदय की यह शक्ति वैसी ही है जैसी अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास है। इस शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल
राज्य विधि के तहत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं, उसका प्रबलंबन कर सकते हैं, उसका विराम कर सकते हैं, उसका परिहार कर सकते हैं, उसका लघुकरण कर सकते हैं। यानी राज्य विधि के अंतर्गत किसी को दोषी ठहराया गया है तो ऐसे दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को राज्यपाल महोदय क्षमा कर सकते हैं, उसका प्रबलंबन कर सकते हैं, उसका विराम कर सकते हैं, उसका परिहार कर सकते हैं, उसका लघुकरण कर सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा कि क्षमा का क्या मतलब है। क्षमा का मतलब होता है कि अपराधी को दंड व दंडादेश से पूरी तरह मुक्त कर देना। यानी जिस व्यक्ति को दंड दिया गया है उसके दंड और दंडादेश से उसे पूरी तरह मुक्त कर देना। क्षमा देने पर सिर्फ दंड ही समाप्त नहीं होता है, यानी क्षमा करने पर एक तो दंड समाप्त हो जाता है, साथ ही अपराधी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं था। तो कहने का तात्पर्य है कि अपनी क्षमा शक्ति के अंतर्गत जो अपराधी है उसे सभी प्रकार के दंडों से मुक्त कर दिया जाता है और क्षमा देने पर उसका दंड बिल्कुल समाप्त हो जाता है और अपराधी को ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं हो। फिर आता है परिहार। परिहार का मतलब है दंड के आदेश की प्रकृति को बदले बिना दंड की मात्रा को कम करना। यानी इसमें दंड के जो आदेश की प्रकृति है ज्यों की त्यों रहेगी, दंड की मात्रा है वो कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे किसी को 5 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया, अब इसे कम करके 2 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना। यानी दंड की प्रकृति वही है, कठोर कारावास ही है, बस जो 5 वर्ष था उसे घटा करके 2 वर्ष कर दिया। इसके बाद में देखिए विराम। विराम का मतलब होता है दंड पाए हुए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण उसके दंड की कठोरता को कम करना। यानी जिस व्यक्ति को दंड दिया गया है उसकी विशिष्ट अवस्था को देखते हुए उसके दंड की कठोरता को कम करना। कठोरता में कमी दंड की प्रकृति को बदल करके भी की जा सकती है और दंड की मात्रा को भी कम करके किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें दंड की कठोरता को कम किया जा रहा है। अब कठोरता दंड की प्रकृति को बदल करके भी की जा सकती है और दंड की मात्रा को कम करके भी की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, किसी गर्भवती महिला को मृत्युदंड दिया गया तो उसे मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास दे देना, या किसी बूढ़े अपराधी को कठोर कारावास दिया गया तो उस कठोर कारावास को साधारण कारावास देना। तो कहने का तात्पर्य है कि विराम के अंतर्गत व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था को देखते हुए उसकी दंड की कठोरता को कम किया जाता है। इसके बाद में है प्रविलंबन। प्रविलंबन का अर्थ होता है मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना। ऐसा आमतौर पर तब किया जाता है जब दोष सिद्ध अपराधी ने क्षमा या लघुकरण की प्रार्थना की होती है। यानी प्रविलंबन में मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्यपाल महोदय की यह उक्त जो शक्तियाँ हैं वो राज्य विधि से संबंधित अपराधों के मामलों में है। केंद्र विधि से संबंधित अपराधों के मामले में राज्यपाल महोदय को ये शक्तियाँ प्राप्त
नहीं है। केंद्र विधि से संबंधित अपराधों के मामले में ये शक्तियां राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त हैं। दूसरा, सैन्य अदालत या कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंड को माफ या कम करने की शक्ति राष्ट्रपति महोदय को है, राज्यपाल को नहीं। इसी प्रकार से राज्यपाल महोदय मृत्युदंड को भी माफ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हमने राज्यपाल महोदय की वित्तीय व न्यायिक शक्तियों का अध्ययन किया। थैंक यू।